चलिए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 3.7 दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। वैसे तो हर एक वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, क्योंकि हमने आगे बात की थी इस लेसन की शुरू में कि हर एक मोशन रिलेटिव मोशन होती है। जैसे कि सोचो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन चल रही है अभी, और एक बंदा नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो ट्रेन को जाते हुए देख रहा है, आप भी उसमें जा रहे हो, वो देख रहा है। तो उस बंदे की रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो, ऐसे ही आपकी रिस्पेक्ट में वो बंदा भी मोशन में लगेगा। हाँ, वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में लगेगा, लेकिन लगेगा कि वो भी मोशन में है। फिर अगर ट्रेन में कोई आपके पास बैठा है तो आपकी रिस्पेक्ट में वो बंदा जो ट्रेन में बैठा है वो स्टेडी लगेगा और उसको भी आप स्टेडी बैठे हुए लगोगे। तो समझने की बात यह है कि घटना एक ही है, ट्रेन का पास होना, लेकिन अलग अलग जगह से देखने से मोशन अलग अलग दिखती है। कहीं से पॉजिटिव दिखती है, कहीं से नेगेटिव दिखती है, कहीं से मोशन दिखती ही नहीं है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से मोशन अलग अलग दिखती है, और इसलिए हर एक रेफरेंस फ्रेम से हर एक मोशन की कुछ वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे पहले हम एक एग्जाम्पल समझेंगे जिसमें हम रिलेटिव मोशन को देखेंगे और फिर उसमें से रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करके फिर रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। देखिए, यहाँ फिगर में रोड पे कुछ कार पास होती हुई दिखाई गई है। इसमें राइट साइड में जो मोशन हो रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट साइड में जो मोशन हो रही है उसको हम नेगेटिव लेंगे। यानी कि राइट साइड में जो वेलोसिटी है उसको हम पॉजिटिव कहेंगे और लेफ्ट साइड में जो मोशन है उसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव कहेंगे। अब यहाँ पे कार ए जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में। कार बी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। कार सी जो है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही है। अब सोचिए कि एक बंदा यहाँ पे रोड की साइड में खड़ा रह के इन सभी कार की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है और उसकी वेलोसिटी को नोट डाउन कर रहा है। सपोज कि वो वेलोसिटीज कुछ इस तरह से नोट डाउन करता है। वेलोसिटी ऑफ कार ए दैट इज वी ए, वो नोट डाउन करता है 50 किलोमीटर पर आवर। कार ए की जो वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ कार बी दैट इज वी बी इज लेट अस से -40 किलोमीटर पर आवर। देखिए, कार बी लेफ्ट साइड में जा रही है इसलिए इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लिया है। एंड वेलोसिटी ऑफ कार सी दैट इज वी सी इज लेट अस से 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये था ऑब्जर्वेशन इस बंदे का जो कि रोड की साइड में खड़ा है। लेकिन आप सोचिए कि जो बंदा कार में बैठा है, क्या उसको इन सभी कार की मोशन ऐसे ही दिखेगी जो कि इस बंदे को जो नीचे खड़ा है उसको दिख रही है? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी एक कार की रिस्पेक्ट में दूसरी कार की मोशन वो रिलेटिव मोशन हो जाएगी। इसलिए हर एक कार में बैठे हुए बंदे को जो वेलोसिटी दिखेगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और इसलिए वो वेलोसिटी इस बंदे को जो वेलोसिटी दिखी है उससे बिल्कुल अलग होगी। तो यही बात समझने के लिए हम कुछ रिलेटिव वेलोसिटीज फाइंड करते हैं यहाँ पे। चलिए जरा आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए। हाँ, अब ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखिए, पहले ये ठीक से समझ लीजिए कि ए और बी ऐसे मोशन में हैं और आपको फाइंड करना है बी में जो बैठा हुआ है उसको ए की वेलोसिटी क्या दिख रही होगी। अब यहाँ पे ए की वेलोसिटी है 50 और बी की है -40, तो बी में से बैठे हुए ए की वेलोसिटी दिखेगी 90, और क्योंकि ए कार पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है इसलिए हम कहेंगे
पॉजिटिव 90। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी प्लस 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए दूसरा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे आपको सोचना है कि बी की वेलोसिटी ए में से बैठे हुए क्या दिखेगी। देखिए यहाँ पे ए में से बैठे हुए भी बी की वेलोसिटी तो 90 ही दिखेगी, लेकिन समझिए कि ए में से बैठे हुए बी की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेगी, इसलिए आपको 90 लिखना है लेकिन -90 आएगा, जस्ट बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए। सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज -90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए की रिस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी। अब इसमें पहले ये देख लीजिए कि ए की वेलोसिटी 50 है और सी की वेलोसिटी 80 है, यानी कि सी जो है ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ऐसी, ये सी जो है ए की ओवरटेक कर रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि सी की वेलोसिटी ज़्यादा है ए से, तो क्या होगा कि सी जो है वो ए की ओवरटेक कर रहा होगा ऐसे। तो इसमें आपको ये फाइंड करना है कि ए में से देखते हुए सी की वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए में से देखते हुए सी की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए ए जो जा रहा है वो 50 की स्पीड से जा रहा है, सी जा रहा है वो 80 की स्पीड से जा रहा है। तो ए में से देखते हुए आपको सी 80 - 50 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। ए में से देखते हुए सी की वेलोसिटी दिखेगी आपको 80 - 50 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही दिखेगी इसलिए पॉजिटिव आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब बी की वेलोसिटी सी में से क्या दिखेगी। अब देखिए बी और सी की मोशन ऐसे है, ठीक है, इस तरह से। इसमें याद रखना कि सी की वेलोसिटी ज़्यादा है और बी की वेलोसिटी कम है। सी की वेलोसिटी कितनी है 80 और बी की वेलोसिटी है -40, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए दोनों की वेलोसिटी का एडिशन होगा दरअसल, यानी कि सी की वेलोसिटी 80 और बी की वेलोसिटी है 40, तो ये हो जाएगा 120। लेकिन एक बात यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि जब आप कार सी में से कार बी को जाते हुए देख रहे हो, तो कार बी आपको किस तरफ जाती हुई लग रही है, ऑब्वियसली नेगेटिव और जाती हुई लग रही है, इसलिए आपको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी 120 लेना है, लेकिन माइनस लेना पड़ेगा, -120 किलोमीटर पर आवर। अब लास्ट में है वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि आप बी में बैठे हुए कार सी को जाते हुए देख रहे हो, तो आपको कार सी किस तरफ जाती हुई लग रही है, ऑब्वियसली कार सी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई लग रही है, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों की वेलोसिटी दरअसल ऐड होगी, तो ये हो जाएगा +120 किलोमीटर पर आवर, +120 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ये सारी जो वेलोसिटीज ली, ये सारी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, आप देख रहे हो सभी में विथ रिस्पेक्ट टू है, तो ये सारी रिलेटिव वेलोसिटीज है। तो अब देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन। देखिए ये है रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन। यहां पे दो रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वेशन दिए हैं, एक है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैन बी डिनोटेड एज VAB एंड द इक्वेशन इज VA - VB, यानी कि B की रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी, उसको आप लिख सकते हो VAB और इक्वेशन हो जाएगा VA - VB। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज VBA एंड कैन बी रिटन एज VB - VA, यानी कि A की रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी आप लिख सकते हो VBA और इक्वेशन हो जाएगा VB - VA। देखिए ये इक्वेशन याद रखना तो बहुत आसान है, यहाँ पे A और B है तो यहाँ भी A और B है,
यहाँ पे b और a है तो यहाँ भी b और बाद में a है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं हम। देखिए ये जो था ये हमने क्या लिया था, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कैसे लिखेंगे, VAB इजकल टू VA माइनस VB। अब देखिए VA कितना था, VA था 50 और VB कितना था, VB था -40। तो 50 माइनस -40 तो हो जाता है +90। तो इसलिए यहां पे देखिए ये +90 था, राइट। ऐसे ही ये दूसरा वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कैन बी रिटन एज VBA एंड दैट इज VB माइनस VA। अब देखिए VB कितना है, -40 माइनस VA यानी कि 50, -40 माइनस 50 इज -90, इसलिए यहां पे आपको ये -90 मिला था, समझ रहे हो आप। इसी तरह से आप और कोई इक्वेशन जैसे कि ये ले लेते हैं, चलिए ये वाला, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये होगा VBC। अब VBC यानी कि VB माइनस VC, ठीक है। अब VB कितना है, -40 और माइनस VC कितना है, 80। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -120 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया -120 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहां भी हमने वही लिया हुआ है, -120 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप किसी भी सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हमने रिलेटिव वेलोसिटी देखा, अब समझते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसके लिए ये एक एग्जांपल समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है यहाँ पे, और ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। अब सोचिए कि ये ऑब्जेक्ट ए एक्स एक्सिस के ऊपर VA वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट बी भी एक्स एक्सिस पे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है VB वेलोसिटी के साथ। याद रहे कि हमने दोनों ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म मोशन ली है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ, वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है लेकिन है कांस्टेंट। एक और बात, ये जो है वो ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन है, XAO। ये ए की पोजीशन है और इनिशियल है, इसलिए इसको XAO कहा है। इसी तरह से ये जो है वो ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन है, XBO। अब सपोज कि टी टाइम में ऑब्जेक्ट ए यहां पहुंच जाता है और इसी टी टाइम में ऑब्जेक्ट बी यहां तक पहुंच जाता है, तो अब ये XA वो ऑब्जेक्ट ए की फाइनल पोजीशन है और ऐसे ही XB वो ऑब्जेक्ट बी की फाइनल पोजीशन है। अब इन बातों को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन यानी कि XAO, ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन यानी कि XBO, फिर ऑब्जेक्ट ए की फाइनल पोजीशन यानी कि XA, ऑब्जेक्ट बी की फाइनल पोजीशन यानी कि XB, और इनकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो हो जाएगी VA और VB। कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब आप जानते हो कि वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, V इजकल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर कहें कि x माइनस x0 अपॉन टी। देखिए x0 यानी कि इनिशियल पोजीशन, x यानी कि फाइनल पोजीशन और t उसमें लगने वाला टाइम। तो v इजकल टू x माइनस x0 अपॉन टी क्या हो गया, वेलोसिटी का इक्वेशन। अब इसमें से समझिए आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस x0 इजकल टू VT, ऑब्वियस है। तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x इजकल टू x0 प्लस VT।
यहाँ पे याद रहे कि x0 इनिशियल पोजीशन, v है इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, t है टाइम, तो इनसे मिल जाएगा आपको फाइनल पोजीशन, x यानी कि फाइनल पोजीशन मिल जाती है। तो हम ये इक्वेशन इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए भी लगा सकते हैं। सो फॉर ऑब्जेक्ट्स A and B, we can write XA is equal to XAO plus VAT, सही है। और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम लिख सकते हैं XB is equal to XBO plus VBT। ये हो गए दोनों ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल पोजीशन फाइंड करने के इक्वेशंस। अब इसमें से आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, ये इंटरेस्टिंग है। thus रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेकिन कब का? आफ्टर टाइम t, एंड दैट विल बी xb माइनस xa इज इक्वल टू xbo माइनस xao प्लस vb माइनस va इंटू टी। देखिए मैंने कुछ नया नहीं किया है, मैंने सिर्फ इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन लिया है और इन दोनों में से टाइम t को कॉमन लिया है। यहाँ पे ये सारी टर्म समझ लीजिए। देखिए vb माइनस va तो आप जानते हो, रिलेटिव वेलोसिटी। xbo माइनस xao हो जाएगा इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और xb माइनस xa हो जाएगा फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। फाइनल यानी कि t टाइम के बाद रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके ऊपर हम आगे भी ग्राफ और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। देखिए इस इक्वेशन को आप वैसे इस तरह से भी लिख सकते हो, xb माइनस xa, इसको हम कह सकते हैं xba इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं xbo माइनस xao प्लस ये vb माइनस va, इसको क्या लिख सकते हैं हम vba इंटू टी। तो ये हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का एक और इक्वेशन। चलिए अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के इस इक्वेशन में अलग अलग कुछ केसेस लेते हैं और उन केसेस का रिजल्ट इस इक्वेशन और इन ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं। चलिए सबसे पहला केस हम लेते हैं कि अगर VA इजकल टू VB हो तो क्या होगा। VA इजकल टू VB यानी कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो क्या होगा। देखिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं। सपोज करो कि एक प्लेन स्ट्रेट रोड पे दो कार जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों आगे पीछे हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सपोज कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो ऐसे में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा सोचिए। भाई आसान सी बात है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों का बीच का डिस्टेंस अभी 100 मीटर है। तो ऑब्वियसली वो 100 मीटर ऐसे ही मेंटेन होगा, वो बदलेगा ही नहीं। यानी कि दोनों के बीच का
इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, है ना। यही बात हम इक्वेशन में और ग्राफ में भी समझ सकते हैं। देखिए VA इजकल टू VB है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि VB माइनस VA इजकल टू 0 हो जाएगा। अब अगर ये 0 होता है तो यहाँ पे देखिए ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों टर्म सेम हो जाएगी। मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे XB माइनस XA इजिकल टू XBO माइनस XAO हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये है दोनों के बीच का इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और ये है दोनों के बीच का फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि T टाइम के बाद का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों सेम हो जाएंगे। वही बात हमने की कि दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। अब इसी बात को हम इस ग्राफ में भी समझ सकते हैं। पहले ध्यान से देख लीजिए, ये ग्राफ है x वर्सेस t का, यहाँ पे है x और यहाँ पे है t। अब ये है ग्राफ ऑब्जेक्ट A का और ये है ग्राफ ऑब्जेक्ट B का। आप देख रहे हो कि दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ऑब्वियसली अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आप जानते हो कि x वर्सेस t का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। दूसरी बात कि दोनों का स्लोप सेम है। अब आप जानते हो कि स्लोप यानी कि वेलोसिटी, तो यहाँ पे दोनों का स्लोप सेम है यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। हाँ, तो वही हमने लिया है VA इजकल टू VB। अब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में लो, ये पॉइंट है इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट A की, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ XAO। और दूसरा ये पॉइंट देखिए, ये है इनिशियल पोजीशन B की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ XBO। ठीक है, तो ये जो मिल रहा है हमें यहाँ पे, ये है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और आप देख सकते हो कि ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है कुछ 10 मीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 मीटर। ठीक है, अब हम किसी t टाइम के लिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है फाइंड करते हैं। अब इसमें t के तौर पे मैं 5 सेकंड लेके चलता हूँ, तो मैं 5 सेकंड से यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे। तो मुझे यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक दूसरा ये पॉइंट। ये पहला जो पॉइंट है वो ग्राफ A का है, यानी कि ये है ऑब्जेक्ट A की फाइनल पोजीशन XA, और दूसरा पॉइंट ग्राफ B का है, तो ये है ऑब्जेक्ट B की फाइनल पोजीशन XB। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है वो है इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसे कहें कि t इजकल टू 5 सेकंड पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और ये भी आपको मिलेगा 10 मीटर। कितना मिलेगा, वही 10 मीटर मिलेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, ये दोनों जो लाइन है पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो फिर ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, है ना। चलिए अब हम लेते हैं एक दूसरा केस, जिसमें हम लेते हैं VA इज ग्रेटर देन VB, यानी कि ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी B से ज़्यादा है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर हम समझे तो सपोज कि एक स्ट्रेट रोड पे 2 कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। कार A जो है वो पीछे है और कार B आगे है, यानी कि कार A का इनिशियल पोजीशन कम है और कार B का इनिशियल पोजीशन ज़्यादा है, लेकिन कार A की वेलोसिटी कार B से ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा सोचिए, इनिशियली सपोज के दोनों के बीच में 30 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन क्योंकि कार A की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो डिस्टेंस कम होता जाएगा, और एक टाइम में कार A वो कार B की ओवरटेक करी होगी,
इसका मतलब ये हुआ कि तब कार ए और कार बी दोनों साथ में होंगे और इसके बाद कार ए बी से आगे निकलना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब कार ए की पोजीशन ज्यादा होगी और कार बी की पोजीशन कम होगी। ऐसे में एक्स बी माइनस एक्स ए नेगेटिव आएगा, है कि नहीं? यही सारी बातें हम यहाँ पे इक्वेशन में और ग्राफ में देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे वी ए ग्रेटर देन वी बी है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वी बी माइनस वी ए जो है वो नेगेटिव हो जाएगा ना, मीन्स के लेस देन जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। देखिए इस इक्वेशन में देखिए, ये वी बी माइनस वी ए नेगेटिव है, ठीक है, और टाइम टी बढ़ता जाएगा, टाइम टी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये जो टर्म है ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। और ये टर्म जो है वो सपोज कि पॉजिटिव है, बट ये टर्म नेगेटिव है और टाइम के साथ बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, इसका जो टोटल आंसर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और बढ़ रहा है टाइम की वजह से, तो इसका जो टोटल आंसर है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब कि एक्स बी माइनस एक्स ए डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। एक टाइम पे ऐसा होगा कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू और इसकी नेगेटिव वैल्यू सेम हो जाएगी, तो इस पूरे टर्म का आंसर हो जाएगा जीरो, यानी कि एक्स बी माइनस एक्स ए आ जाएगा जीरो, यानी कि एक्स ए इजकल टू एक्स बी हो जाएगा। तो उस वक्त दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ होंगे। अच्छा, इसके बाद टाइम टी तो बढ़ ही रहा है, इसलिए ये टर्म और भी ज्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। ये तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है लेकिन है तो कांस्टेंट, और ये नेगेटिव होता ही जा रहा है। तो ऐसे में अब टर्म पूरी जो है वो नेगेटिव होना शुरू कर देगी, यानी कि एक्स बी माइनस एक्स ए अब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स बी छोटा और एक्स ए बड़ा होता जाएगा, इसलिए एक्स बी माइनस एक्स ए नेगेटिव होता जाएगा, यानी कि दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। समझे हो? तो ये बात मैं पहले लिख लेता हूं। चलिए, इफ एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ is positive, that means greater than 0, then at some time, let us say t1, what will happen? xb minus xa will become 0, and at time t2, what will happen? xb minus xa will become negative, because ऐसे में क्या होगा, एक्स बी छोटा होगा और एक्स ए बड़ा होगा, इसलिए एक्स बी माइनस एक्स ए विल बिकम लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यही सारी बात हम इस ग्राफ में भी समझते हैं। चलिए देखिए, ये है एक्स और ये है टी, ठीक है, और ये है लाइन ऑब्जेक्ट ए की, जबकि ये है लाइन ऑब्जेक्ट बी की। आप देख रहे हो कि दोनों स्ट्रेट लाइन है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है और इस लाइन का स्लोप कम है। अब स्लोप यानी वेलोसिटी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी कम है। वही हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ज़्यादा, ऑब्जेक्ट बी की कम। अब यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, मैं ज़रा इसको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये जो पहला पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल पोजीशन है एक्स ए ओ, और दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट बी का इनिशियल पोजीशन है एक्स बी ओ, और ये है इन दोनों के बीच का इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें दिख रही है कुछ 30 मीटर जैसी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 30 मीटर। ठीक है, अब ये पॉइंट देखिए आप, मैं यहाँ पे
रेड मार्क कर देता हूं, ये पॉइंट। इस पॉइंट पे एक्स ए और एक्स बी दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि यहां पे ऑब्जेक्ट ए बी की ओवरटेक कर रहा है। ठीक है, इसके लिए यहां पे जो टाइम है इसको हमने आगे टाइम t1 बोला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये टाइम t1। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एट टाइम t1 एक्स बी माइनस एक्स ए विल बिकम 0, यानी कि एक्स ए इजकल टू एक्स बी हो जाएगा। तो ये वही टाइम है। अब एक दूसरा टाइम लेते हैं, सपोज कि हम 5 सेकंड के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 5 सेकंड के ऊपर से यहाँ पे, तो मुझे ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ये बी का है पॉइंट और ये पॉइंट है ए का। अब ये पहला पॉइंट बी का है, यानी कि ये है ऑब्जेक्ट बी की फाइनल पोजीशन एक्स बी, और दूसरा पॉइंट ए का है जो कि है ऑब्जेक्ट ए की फाइनल पोजीशन एक्स ए। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो कि एक्स बी छोटा है और एक्स ए बड़ा है। अब देखिए एक्स बी छोटा है जबकि एक्स ए बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है एक्स बी माइनस एक्स ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। वही लिखा है यहाँ पे टाइम t2 पे एक्स बी माइनस एक्स ए विल बी लेस देन 0। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी पोजीशन ज़्यादा हो गई और ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन कम हो गई, यानी कि सीधा सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट ए ने बी की ओवरटेक कर ली। इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए नेगेटिव आएगा। हम अगर यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन लेंगे तो ये 100 और 120 के बीच में आएगा, यानी कि सपोज कि 110 आएगा। और अगर इस पॉइंट से प्रोजेक्शन ले तो 80 और 100 के बीच में आता है, यानी कि नियर अबाउट 90 आएगा। ठीक है, तो इससे अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो ये डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एक्स बी माइनस एक्स ए बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो हो जाएगा 90 माइनस 110, यानी कि -20 मीटर। याद रहे यहाँ पे एक्स बी 90 है और एक्स ए 110 है, तो ये 90 माइनस 110 यानी कि -20 मीटर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा केस कि जब दोनों ऑब्जेक्ट आमने सामने जा रहे हो, यानी कि एक की वेलोसिटी पॉजिटिव हो, सपोज के वी ए पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, और वी बी नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, वी ए पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वी बी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आमने सामने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए पहला तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट रोड है और इसके ऊपर 2 कार आमने सामने आ रही है। एक कार जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और दूर से बी कार ए की ओर आ रही है यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसे में अभी इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, देखिए इनिशियल कंडीशन में दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो टाइम के साथ कम होता जाएगा क्योंकि दोनों कार पास पास आ रही है। जब दोनों कार एक दूसरे के पास से पास हो रही होंगी उस वक्त दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, या फिर ऐसे कहें कि दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी। और इसके बाद दोनों कार एक दूसरे को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, यानी कि ए कार पॉजिटिव डायरेक्शन में और बी कार नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अब दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा क्योंकि ए कार की पोजीशन बढ़ती जा रही है जबकि बी कार की पोजीशन कम होती जा रही है। इसलिए अगर आप एक्स बी माइनस एक्स ए लोगे तो वो नेगेटिव आएगा और ये एक्स बी माइनस एक्स ए
टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। अब इसी बात को हम इस इक्वेशन में भी समझ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई VA इज ग्रेटर देन 0 यानी कि VA पॉजिटिव और VB इज लेस देन 0 यानी कि VB नेगेटिव है। तो आप समझ सकते हो कि VB माइनस VA नेगेटिव हो जाएगा, विल बी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि VB ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस VA कर रहे हैं आप तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे इक्वेशन पे आ जाइए, अगर ये VB माइनस VA नेगेटिव है तो फिर वही बात होगी जो कि हमने इस सेकंड केस में ली थी। ये अगर नेगेटिव है तो इनिशियली क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है XBO माइनस XAO अगर पॉजिटिव है यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है और ये अभी नेगेटिव है तो टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा कि ये टर्म धीरे धीरे ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। तो एक टाइम पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू और इसकी नेगेटिव वैल्यू सेम हो जाएगी, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, यानी कि XB माइनस XA 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर टाइम और भी आगे बढ़ेगा तो ये टर्म और भी नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव है लेकिन ये कांस्टेंट है और ये नेगेटिव है और टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, इसलिए पूरा आंसर ज़्यादा नेगेटिव ही होता जाएगा। तो ऐसे में XB माइनस XA नेगेटिव होता जाएगा, राइट। तो यही सारी बातें हमने इस केस 2 में भी देखी थी। तो यहाँ पे केस 3 में भी सेम चीज़ें आएंगी। इफ XBO माइनस XAO इज ग्रेटर देन 0 यानी कि इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो फिर एट सम टाइम लेट अस से T1 XB माइनस XA विल बिकम 0 यानी कि इस टाइम पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। फिर एट टाइम T2 XB माइनस XA विल बी लेस देन 0 यानी कि किसी टाइम T2 पे ये जो फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन 0 हो जाएगा यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। अब यही सारी बातें हम इस ग्राफ पे से भी समझ सकते हैं। देखिए ये है x वर्सेस t का ग्राफ, ठीक है, और इसमें ये है a का ग्राफ। अब देख रहे हो कि इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या कहें कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और ये है ऑब्जेक्ट बी का ग्राफ। आप देख रहे हो कि इसका स्लोप नेगेटिव आएगा यानी कि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी या फिर कहें कि नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी मोशन है। अब इसमें ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे डॉट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है वो ग्राफ ए का इनिशियल पॉइंट है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन XAO है और ये दूसरा पॉइंट जो है वो ग्राफ बी का पॉइंट है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन XBO है और इन दोनों के बीच में ये है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट XBO माइनस XAO। यहाँ ग्राफ पे से ये वैल्यू आपको 40 माइनस 10 के आसपास दिख रही होगी, यानी कि ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ 30 मीटर जैसा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर, XBO माइनस XAO इज 30 मीटर। अब आ जाइए इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे XA और XB दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास से क्रॉस हो रहे हैं,
इसलिए दोनों की पोजीशन XA और XB सेम रहेगी। और इसके लिए ये जो टाइम है इसको हमने आगे टाइम T1 ऐसा नाम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है टाइम T1। अब हम एक दूसरा टाइम ले लेते हैं, सपोज कि 4 सेकंड, इसको हम नाम दे देते हैं T2। तो इस 4 सेकंड के लिए क्या कंडीशन है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इस टाइम पे से यानी कि 4 सेकंड पे से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं ग्राफ में। एक पॉइंट मिल रहा है ये, जो कि है बी ग्राफ का पॉइंट, यानी कि ऑब्जेक्ट बी की फाइनल पोजीशन XB, और ये है ए ग्राफ का पॉइंट, यानी कि ऑब्जेक्ट ए की फाइनल पोजीशन XA। अब अगर इस XA वाले पॉइंट से हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ले तो हमें अप्रोक्सीमेटली 90 मीटर मिलेगा, और XB वाला पॉइंट तो आप देख रहे हो कि 0 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है XB माइनस XA वो 0 माइनस 90 यानी कि माइनस 90 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो आ रहा है माइनस 90 मीटर। यह है माइनस 90 मीटर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट T2 टाइम पे नेगेटिव मिल रहा है। तो यही बात हमने यहाँ पे इक्वेशन में भी ली थी कि T1 टाइम पे XB माइनस XA 0 हो जाता है और T2 टाइम पे XB माइनस XA लेस देन 0 हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है। तो बच्चों, इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना। इस इक्वेशन से हम रिलेटिव मोशन के, रिलेटिव वेलोसिटी के, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस MCQs सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 3.9। 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ट्रेन A moves north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with a speed of 90 km per hour. What is the A velocity of B with respect to A? Then B velocity of ground with respect to B, and C velocity of a monkey running on the roof of train A against its motion with a velocity 18 km per hour with respect to the train A, as observed by a man standing on the ground. देखिए क्या कहा है आपको यहाँ पे। आपको कहा है कि 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक है जो कि नॉर्थ साउथ के बीच में है। इसमें एक ट्रेन A है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी है ट्रेन B जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको फाइंड करना है पहला वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी कि A की रिस्पेक्ट में ट्रेन B की वेलोसिटी क्या है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी कि ट्रेन B में से देखते हुए ग्राउंड की स्पीड आपको क्या दिखेगी। देखिए जब आप ट्रेन B में बैठे हैं तो ग्राउंड आपको पीछे की ओर जाता हुआ लगता है ना, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे में आप ग्राउंड B की स्पीड ट्रेन की रिस्पेक्ट में कह सकते हो। और तीसरा है कि ट्रेन A पे एक मंकी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन वो किस तरफ दौड़ रहा है, अगेंस्ट द मोशन ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन A की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो कोई बंदा अगर नीचे खड़ा है तो उसको
इस मंकी की स्पीड कितनी दिखेगी। चलिए एक के बाद एक फाइंड करते हैं, लेकिन पहले एक बात हम लिख लेते हैं। देखिए जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन वो है हमारे लिए पॉजिटिव, और जो साउथ डायरेक्शन है वो है हमारे लिए नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गई साउथ डायरेक्शन जो कि हम नेगेटिव लेंगे। अब इसमें वेलोसिटी दी है। सबसे पहली वेलोसिटी है ट्रेन ए की वेलोसिटी, वी ए नाम देता हूं मैं इसको, और वी ए कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, या फिर आप सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो इसको 5/18 से। ये वही हुआ 1000 डिवाइड बाई 3600 यानी कि 5/18। तो ये सॉल्व होके आपको मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन ए की स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ट्रेन बी की स्पीड हम लिखेंगे -90, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में जा रही है, -90 किलोमीटर पर आवर। तो इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम, -90 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, यानी कि ये आपको मिल जाएगा कितना, -25 मीटर पर सेकंड। और अब इस बंदर की वेलोसिटी भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए कि ये जो वेलोसिटी आपको बंदर की दी है 18 किलोमीटर पर आवर, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब आपको जो वेलोसिटी दी है वो वेलोसिटी ऑफ मंकी है ज़रूर, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ए है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा VMA। इसको समझिए, VMA यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ट्रेन ए। और ये आपको दिया हुआ है 18, लेकिन लिखना पड़ेगा -18। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन ए की अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो -18 किलोमीटर पर आवर, और फिर ये हो जाएगा -18 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, यानी कि मिल गया आपको -5 मीटर पर सेकंड। चलिए अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास रेडी है, तो हम एक के बाद एक सॉल्यूशन लेते हैं इसमें। सबसे पहला सॉल्यूशन लेते हैं हम पॉइंट ए का। इसमें आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि VBA। तो इसका इक्वेशन तो आपको पता ही है, ये हो जाता है VB माइनस VA, है ना। अब VB कितना है, VB है -25, और VA कितना है, वो है 15, यानी कि ये हो जाएगा -40। तो हमारा आंसर है VBA इज इक्वल टू -40 मीटर पर सेकंड। ये हमारा पहला आंसर आ गया। मैं इसको ब्रैकेट भी कर देता हूँ। देखिए ये आंसर तो आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो ट्रेन बी appears to move in south direction,
with a speed of 40 meter per second with respect to ट्रेन ए। यानी कि ट्रेन ए की रिस्पेक्ट में ट्रेन बी वो 40 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि साउथ डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। चलिए अब लेते हैं हम दूसरा आंसर। देखिए यहां पे हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अब ये वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको आप लिख सकते हो वी जी बी। समझ रहे हो, ये वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया। अब इसका इक्वेशन आपको पता ही है, ये हो जाएगा वी जी माइनस वी बी। लेकिन वी जी यानी कि ग्राउंड की वेलोसिटी, अब ग्राउंड तो कहीं जा नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस बी ट्रेन की वेलोसिटी है -25, ये -25, तो 0 माइनस -25 यानी ऑब्वियसली +25 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर कि भाई वी जी बी कितना हो जाएगा +25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि ट्रेन बी की रिस्पेक्ट में ग्राउंड आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता हुआ लगेगा। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं इन नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए अब फाइंड करते हैं आंसर सी। देखिए यहां पे हमें मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में चाहिए। तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि सपोज वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to ground is Vm, is Vm। अब देखिए आपको ये इक्वेशन पता है, VMA यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Vm माइनस VA, ये आपको पता ही है। तो इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं Vm का इक्वेशन, Vm इजकल टू VMA प्लस VA, है ना। अब VMA हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, VMA यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, दैट इज -5, और VA भी फाइंड किया हुआ है, दैट इज +15। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 10। तो हमें आंसर मिल रहा है Vm इजकल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए कि ये पॉजिटिव मिल रहा है, ये आंसर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ग्राउंड से देखते हुए मंकी की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में मिल रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इन नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ट्रेन ए जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, इसके ऊपर मंकी जा रहा है साउथ डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसको मंकी की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही मिल रही है। इसकी सिंपल सी वजह यह है कि मंकी की स्पीड से ट्रेन ए की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उसको ग्राउंड पे से देखते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ लग रहा है।
तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर 3 यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद के लेक्चर्स में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन, उसकी पीडीएफ मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक के फॉर्म में छोड़ दी है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे एक बार देख जाइए, ताकि जब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हों तो आपको बड़ी आसानी होगी।